नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सबके लिए समाजशास्त्र में जो भी एग्जाम होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उस सबके लिए ये उपयोगी है। तो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उससे संबंधित और वीडियो ला सकूँ। तो चलिए आज का MCQ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए ये आवश्यक पुरुषार्थ है, जो इस प्रकार के मिश्रण के रूप में है। यह किसने कहा था? तो ये कहते हैं लुईस ड्यूमा। कौन कहते हैं? लुईस ड्यूमा। लुईस ड्यूमा ने भारतीय समाजशास्त्र के संदर्भ में ये दृष्टिकोण रखा था कि भारतीय विद्याशास्त्र और समाजशास्त्र का संगम ही भारतीय समाज को समझने का सही तरीका है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है? किसने किया है? रामकृष्ण मुखर्जी ने किया है, या AR देसाई ने, या बिपिन चंद्र ने, या धनाग्रे ने? किसने किया है? तो ये करते हैं AR देसाई। AR देसाई ने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि जैसे कृतियों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसका विचार है? यह किसका विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभवपरक अध्ययन संभव नहीं है? ये किसने कहा था कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभवपरक अध्ययन संभव नहीं है? ये राधा कमल मुखर्जी कहते हैं, यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी कहते हैं, या DP मुखर्जी कहते हैं, या AK सेरम कहते हैं, या AC दुबे कहते हैं। तो ये जो है ये कहते हैं DP मुखर्जी ने भारतीय समाज के वैज्ञानिक अनुभवपरक अध्ययन की सीमाओं को रेखांकित किया था और परंपराओं के माध्यम पर जोर दिया था, और यह मानते हुए कि पश्चिमी वैज्ञानिक तरीके भारतीय समाज पर सीधे सीधे लागू नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिडेंस से है। गिडेंस के अनुसार संरचना से क्या अभिप्राय है? पहला है ए है कि मानव जीवन का रूप और आकार, या मानव कार्यों से भिन्न या बाहर, समय और स्थान में अपने आप में मौजूद रहता है, या बाधित करता है और सक्षम करता है। इनमें से कौन सा गिडेंस के अनुसार संरचना का अभिप्राय है? संरचना से ये क्या कहना चाहते हैं? तो ये कहते हैं कि गिडेंस के अनुसार संरचना नियमों और संसाधनों से बनती है। संरचना किससे बनती है? नियमों और संसाधनों से बनती है, जो सामाजिक क्रियाओं को बाधित भी करती है और उसे सक्षम भी बनाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाधित करना और सक्षम करना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है? आज के जो भी वैश्वीकरण की प्रघटना है, उसका वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है? रिटर्ज ने किया था, बर्टिला ने किया था, गिडेंस ने किया था, या फूको ने किया था? माइकल फुकाल्ट को फूको भी बोलते हैं। तो ये किसने किया था? तो ये करते हैं जॉर्ज रिटर्ज। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक थे। वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक कौन थे? पीटर बर्जर थे, या विग्रेट बर्जर और पीटर बर्जर और
लुकमैन या निकल्स लुकमैन थे। तो कौन थे इसके? तो ये पीटर बर्जर और ये हो जाएंगे पीटर बर्जर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह किसका कथन है कि सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं, इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित होते हैं? ये किनका कथन है? या फ्रेडरिक वर्थ का, या क्लिफोर्ड किर्च का, या मैक्स वीबर का, या स्मिथ का? किसका है? तो ये कथन है फ्रेडरिक वर्थ का। उन्होंने कहा था कि सजातीय समूहों को बनाए रखने में सीमाओं पर भी इन्होंने जोर दिया था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों के कार्यों के पर्याप्त पुनः स्थापन का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का प्रयोग किसने किया था? तो ये करते हैं प्रोवेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वोट बैंक की राजनीति भी कभी कभी आता है। बैंक की परिकल्पना किसने किया है? रजनी कोठारी ने, श्रीनिवास ने, योगेंद्र यादव ने, या ए आर देसाई ने? तो वोट बैंक की राजनीति एम एन श्रीनिवास ने की है। उन्होंने अपने शोध पत्र सोशल सिस्टम ऑफ द मैसूर विलेज में जो कि उन्होंने 1955 में लिखी थी, उसमें वोट बैंक शब्द का प्रयोग किया था, जिसका तात्पर्य क्या होता है? वोट बैंक का तात्पर्य क्या होता है कि उससे संरक्षण से है जो अपने आश्रितों के वोटों को राजनीतिक दल को उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से एन.के बोस का अभिप्राय क्या है? आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से एन.के बोस का क्या अभिप्राय है? इसमें पहला है, ये दिया हुआ है कि आदिवासियों का हिंदू सामाजिक संगठनों में बलपूर्वक समावेशन, या बी दिया हुआ है श्रेष्ठ सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण आदिवासियों द्वारा हिंदू के जीने के तरीके की नकल करना, या आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और संस्कृति उत्तरदायी होता है, या डी है कि औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि उनमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है। तो अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है डीपी मुखर्जी से। डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है। तो इसका मतलब क्या होता है? अर्थात मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या उसका जन्म भारत में हुआ हो, या वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो, या संस्कृतज्ञ हो, या भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो? तो डीपी मुखर्जी जो है, उनका कहने का अर्थ क्या है कि उनका मानना था कि भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज के अध्ययन के लिए पश्चिमी अवधारणाओं के बजाय क्या करना चाहिए कि भारत को अपनी जीवंत परंपरा को समझना अनिवार्य है, जिसमें रूढ़ियों को, प्रथाओं और संस्कृतियों का ज्ञान शामिल है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तार्किक क्रम में लगाइए, उस तार्किक क्रम में लगाइए जिसमें पीटर बर्जर ने
उसकी व्याख्या की है। जिस क्रम में पीटर बर्जर ने तार्किकता का क्रम बताया है, उस क्रम में हमें ये लगाना है। पीटर बर्जर जो है, उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में समाज के निर्माण की प्रक्रिया को एक तार्किक क्रम में समझाया है। तो सबसे पहले वो बताते हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने स्वभाव स्वभावगत की बात की है, जिसमें क्या होता है कि जब कोई क्रिया बार बार दोहराई जाती है तो वह क्या एक पैटर्न या आदत बन जाती है, वो मतलब वो स्वभाव में हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में जब ये आदतें समाज द्वारा साझा करने लग जाती हैं तो वो संस्थाओं के रूप में ले लेती है। तो संस्थागत अगला क्रम उन्होंने बताया है। और फिर बताया है वैधानिकरण की, जब इन संस्थाओं का सही ठहराने के लिए या तार्किक बनाने के लिए नियमों का बनाया जाता है, तो उसी को कहते हैं वैधीकरण। उसके बाद में बाह्यकरण बताते हैं। तो इस प्रक्रिया में मनुष्य अपने विचारों और गतिविधियों को सामाजिक जगत की हिस्सा बना लेता है, सामाजिक जगत के हिस्सा बना देता है, जिससे वे बाहरी वास्तविकता की तरह ही प्रतीत होने लगता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, मुझे आशा है। अगर आपको कोई डाउट रह रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि यह टिप्पणी किसने की है कि ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है। ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है और ये आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ज्ञान और शक्ति जो है वो एक दूसरे का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ये किन का कहना था? डेरिडा का, गिडेंस का, हैबरमास का या फुकाल्ट का? तो ये कहना था फूको का। क्या किनका कहना था? ये फुकाल्ट, ठीक है, इसी को फूको कहते हैं, फुकाल्ट। फूको ने कहा है कि जब कि शक्ति का प्रयोग स्वयं ज्ञान के लिए के नए क्षेत्रों का निर्माण करता है। जब शक्ति का प्रयोग होगा तो वहाँ पे नए क्षेत्रों का निर्माण होता है और ज्ञान हमेशा शक्ति के प्रभाव को क्या करता है, प्रेरित करता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिडेंस से है अगला क्वेश्चन, एंथोनी गिडेंस है। गिडेंस का रिफ्लेक्सिविटी से क्या अभिप्राय है? पहला दिया हुआ है प्रतिवर्ती सिद्धांत वह सिद्धांत है जो स्वयं से संदर्भित होता है। बी है प्रतिवर्ती सिद्धांत के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों को प्रतिबंधित करता है। और सी है कि यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। और डी है कि वह तरीका जिसमें समाजशास्त्री किसी समुदाय की सामाजिक स्थितियों को प्रतिबंधित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्लूमर के प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद सिद्धांत का लक्षण नहीं है? इसमें क्या बताना है? नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, ब्लूमर के अनुसार प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद में क्या लक्षण नहीं पाया जाता है, वो हमें बताना है। ए है कि समाज का सार अभिन्नताओं और क्रियाओं के प्राप्य है। और बी है कि समाज बृहद संरचना से निर्मित होता है। और सी है कि सूक्ष्म प्रक्रियाओं से दीर्घ स्तर की संरचनाओं की उपज होती है। और डी है कि सामूहिक क्रिया से संयुक्त क्रिया उत्पन्न होती है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। तो इसमें ए भी सही है, सी सही है और बी सही है, तीनों सही हैं। और जो बी है वो नहीं सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाए। क्योंकि ब्लूमर जो है, ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत है
बृहद स्तरीय सिद्धांत नहीं है, सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत है जो व्यक्ति की अंतःक्रियाओं और अर्थों पर केंद्रित है। ब्लूमर का मानना था कि समाज सूक्ष्म प्रक्रियाओं से निर्मित होता है, न कि पहले से मौजूद बृहद संरचनाओं से। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद का सामान्यतः किसे संस्थापक माना जाता है? प्रक्रियात्मक अन्योन्यवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ब्लूमर को माना जाता है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड को माना जाता है, मैक्स वेबर को, या एंथोनी गिडिंस को। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ब्लूमर और मीड को लेकर के, क्योंकि दोनों ही ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात की है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो है, इसकी सर्वप्रथम बात तो जॉर्ज सिमेल करते हैं, पर इस शब्द का जो प्रयोग किसने किया है? तो ये ब्लूमर ने किया है। सर्वप्रथम ये सामाजिक अंतःक्रियावाद की प्रयोग किसने किया है शब्द का? तो ये ब्लूमर करते हैं, और उपागम के रूप में इसे न्यूचार्ल कुले ने लिया है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा जो है ये मीड देते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा जो है हर्बर्ट मीड देते हैं। तो इसलिए मीड को ही प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संस्थापक माना जाता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबरिंग थोड़ा सा गलती हो गया है, इसे आप नजरअंदाज करें। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने व्यक्त और अव्यक्त यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारी की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो ये सभी को ज्ञात है कि प्रकारी और अप्रकारी की बात कौन करता है? तो ये करते हैं आर.के. मार्टन। आर.के. मार्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में दो प्रकार के प्रकारी की बात की है, जिसमें प्रकट यानी कि व्यक्त जो प्रकार है वो जानबूझकर किया जाता है या प्रत्यक्ष होता है, और जो अव्यक्त प्रकार है जो वो अनापेक्षित होता है या अप्रत्यक्ष होता है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? कौन करते हैं? मार्क्स करते हैं, कोजर करते हैं, सिमेल या डेरेनडार्फ? तो ये करते हैं कोजर। कोजर ने जॉर्ज सिमेल के विचारों के आधार पर अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ द सोशल कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष को यथार्थवादी यानी कि विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और गैर यथार्थवादी यानी कि किसको तनाव मुक्त करने के लिए बिना किसी लक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोजर। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें है कि सामान्य और विकृत प्रकार में किसने विभेद किया है? समान और विकृत प्रकार में किसने भेद किया है? ब्राउन ने किया है, पार्सन्स, दुर्खिम या वेबर? तो सामान्य और विकृत प्रकार की बात कौन करते हैं? तो ये दुर्खिम करते हैं। तो इमाइल दुर्खिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें कथन एवं कारण दिए गए हैं। तो कथन है कि भारतीय राजनीति में दलितों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना दलित अस्मिता में बदल गया है। कारण दिया हुआ है कि दलितों के राजनीतिकरण के उसमें सामाजिक गतिशीलता का प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें ए और आर दोनों सही होंगे, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में कहा गया है कि भारतीय लोकतंत्र में जब दलित वर्गों ने राजनीतिक रूप से संगठित होकर के अपनी आवाज उठाई, तो
इसने न केवल उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई बल्कि उसमें अपनी पहचान यानी कि अस्मिता के प्रति गर्व और जागरूकता भी पैदा हुई, जिसे राजनीतिक सशक्तिकरण ने उन्हें समाज में ऊपर उठने का अवसर दिया, जो उनकी अस्मिता को और भी मजबूत करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर तो दोनों सही ही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि प्रकार्यवाद की मूल प्रविधि क्या है? प्रकार्यवाद की मूल प्रविधि क्या है? अनुमानिक इतिहास या पुस्तकालय कार्य या फील्ड वर्क या विषय वस्तु विश्लेषण। तो प्रकार्यवादी जो होते हैं, प्रकार्यवादी विचारक विशेष रूप से आप मेलिनोव्स्की को ले लीजिए या रेडक्लिफ ब्राउन को, इन सब ने सहभागी अवलोकन और फील्ड वर्क पर ही जोर दिया है। उनका मानना है था कि कि किसी समाज की संस्थाओं के कार्यों को समझने के लिए उस समाज में रहकर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसे कैसे कर सकते हैं? फील्ड वर्क से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारी बातें आपको समझ में आती है और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको उपयोगी लगता है, तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।